एनसीईआरटी की बुक वहां पे लागू की गई कि आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाना है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, और अगर आप ना पढ़ा पाए तो आपको नौकरी छोड़ कर जाना है। ये रिपोर्ट है। इसके अलावा अगर देखेंगे हमारी क्या हालत है, हम पढ़ने लिखने वालों की जो तादाद थी कितनी है वो तो मैंने बता दिया। हमारी हालत कहां पे ज्यादा है। अभी यूपीएससी का एग्जाम कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सिविल सर्विस, जिसको पास कर लेने के बाद आईएएस ऑफिसर बनता है, आईपीएस ऑफिसर बनता है, आईएफएस ऑफिसर बनता है, आईआरएमएस ऑफिसर बनता है। उसका रिजल्ट आया है। पास होने वाले लोग, एग्जाम में बैठने वाले लोग 20 लाख से ज्यादा थे। और कितने लोग पास हुए हैं? मेंस एग्जाम दिया, फिर इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू दे के पास होने वाले कितने लोग हैं? मेरे दोस्तों 1009 लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। 1009 लोगों ने। मुसलमान कितने हैं हिंदुस्तान में? मुसलमानों की तादाद कितनी? 2011 के सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 14% है। अभी 2025 है, अभी का आंकड़ा अगर देखेंगे तो मिनिमम 18% मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। बंगाल की बात नहीं करते हैं, बंगाल में तो 2011 के सेंसस बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से 27% है, और अभी का अगर आप देखेंगे तो 30-33% मुसलमान हमारे बंगाल में हैं। लेकिन सेंट्रल का जो आंकड़ा है सेंसस बोर्ड का रिपोर्ट, उसके हिसाब से 2011 में 14% मुसलमान थे। तो 14% को ही मान के चलें। 1009 लोग अगर यूपीएससी का एग्जाम पास किया है तो उसमें मुसलमानों की तादाद कितनी होनी चाहिए? 150 होनी चाहिए। लेकिन पास करने वाले मुस्लिम बच्चे कितने हैं? पास करने वाले मुस्लिम बच्चे सिर्फ और सिर्फ 6 हैं, सिर्फ और सिर्फ 26 हैं। 26 मुस्लिम बच्चे पास किए हैं। 26 मुस्लिम बच्चों ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। कितना होना चाहिए? 14% के हिसाब से हमारी कामयाबी 150 के करीब होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 26 है। इसीलिए जब आप नौकरी का आंकड़ा निकालेंगे और नौकरी को देखेंगे मुसलमानों में कितने लोग नौकरी करने वाले हैं, तो मेरे दोस्तों पूरे इंडिया में अगर गवर्नमेंट जॉब करने वाले अगर कोई मुसलमान कितने % में हैं, तो मेरे दोस्तों इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टोटल स्टेट गवर्नमेंट 6.8, यानी 6% मुसलमान गवर्नमेंट जॉब में है। आप 14% हो, 6% गवर्नमेंट जॉब क्यों है आपके पास? 14% होना चाहिए। आपके फीसद के हिसाब से आपकी नौकरी भी होनी चाहिए। रेलवे डिपार्टमेंट में कितने हैं मुसलमान? सिर्फ 4%। बैंक का मैनेजर या बैंक का जो कर्मी होता है, इंप्लॉय होता है, उसमें कितने लोग हैं? 2.2, यानी 2% से थोड़ा सा ज्यादा। यानी 100 लोग अगर बैंक में जॉब करता है तो 100 में से सिर्फ 2 मुसलमान पाएंगे। बैंकों में नौकरी की ये तादाद है। सिक्योरिटी एजेंसीज में अगर आप देखेंगे ईडी, जीडी जो भी होता है, इसमें जॉब करने वाले जो है सिर्फ 3%। पोस्टल सर्विस में जॉब करने वाले 5%, और यूनिवर्सिटी एजुकेशन लाइन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जॉब करने वाले मुसलमान कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 5%। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहां पे कितने लोग जॉब करते हैं? इस आंकड़ा में बताया गया है कि वहां पे जॉब करने वाले मुस्लिम सिर्फ 6% है। और मेरे दोस्तों ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जॉब करने वाले लोग 5% हैं। 4%, 2%, 3%, 5%, 6% जॉब करने वाले आप हैं, और आपकी तादाद 14% है। मेरे दोस्तों इसमें तो हम बहुत कम हैं। लेकिन एनसीआरबी का डाटा उठाइए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड उठाइए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी सरकारी संस्था है, उसका रिपोर्ट उठाकर देखिए, आपको पता चलेगा कि अगर हमारे बंगाल में 100 लोग जेल में हैं, जेल में विक्टिम हैं, मुजरिम हैं, जेल में सड़ रहे हैं, अगर 100 लोग जेली हैं तो उसमें से 2015 के आंकड़े के हिसाब से 47% मुस्लिम है।
7% मुस्लिम है 2015 के हिसाब से, और 2021 के हिसाब से 42 या 43% जेली जो है वो मुसलमान है। 100 जेली जेल में है। मुसलमानों की तादाद 27% हमारे बंगाल में, लेकिन जेल में जेल खटने वाले अगर तादाद निकालेंगे वहां पे तो मुसलमानों की तादाद कहीं ज्यादा है, 2 गुना 3 गुना है। वजह क्या है? जेल में आप सड़ते रहो, जेल को अपनी पनाहगाह समझ लो, लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है, अपने बच्चों को नहीं लिखाना है। आपस में झगड़ा करके लड़ाई करके हम जेल में जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। और जब आप अपनी बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो आपके साथ बदसलूकी होगी, आपको रुस्वा किया जाएगा, आपको जलील किया जाएगा, आपको खार किया जाएगा, आपको खड़ा किया जाएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए कि जब 1009 बच्चे में अगर मुस्लिम सिर्फ 26 बच्चे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करेगा, तो मेरे दोस्तों आप बताएं, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेने के बाद इंसान डीएम बनता है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालता है। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद एसपी बनता है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस को हैंडल करता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस होते हैं उसके अंदर में आता है। वो जिस काम के लिए हुक्म देगा वही काम पुलिस को करनी होगी। डीएम जिस काम का हुक्म देगा वही काम तमाम काम करने वाले, तमाम नौकरी करने वाले को करना पड़ेगा। डीएम तो आपके पास है नहीं, एसपी तो आपके पास है नहीं, डीएसपी आपके पास नहीं है, बीडीओ आपके पास नहीं है। आपकी फरियाद कौन सुनेगा? आप समझ रहे हैं कि आप से नफरत करने वाले, आपसे बुग़्ज़ रखने वाले, आपको बांग्लादेश भेजने वाले आपके लिए भलाई का इरादा करेगा, आपके लिए अच्छा सोचेगा कि हमारे भाई हैं, इनको बचाने की कोशिश करें? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं करेगा। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, अपने बच्चों को लिखाने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप देखेंगे और पुरानी तारीख को पढ़ेंगे, ओल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे इस्लाम की, यहां पे स्कूल में पढ़े हुए बहुत सारे लोग हैं। अलजेब्रा और ज्योमेट्री का मूजिद कौन है? Who was the founder of algebra and geometry? स्कूल में पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी नहीं बता सकते कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री का मूजिद कौन है, इन्वेंशन करने वाला कौन है, इन्वेंटर कौन है, किसको फादर कहा जाता है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री का फादर किसको कहा जाता है? मेरे दोस्तों, वो हमारे मदरसे में पढ़े हुए आलिम दीन थे जिसका नाम था अल-मूसा अल-ख़वारिज़मी। मूसा अल-ख़वारिज़मी, इन्होंने अलजेब्रा का इन्वेंशन किया, ज्योमेट्री का इन्वेंशन मूसा अल-ख़वारिज़मी ने किया। उनकी किताब है अल-जब्र वल मुक़ाबला, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 600 साल तक चली। कितने साल तक? 600 साल तक उनकी किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चली। और ये आज की बात नहीं है, 7वीं सदी 8वीं सदी की बात है। आज से 700-800 साल पहले की बात है। आज से 800-700 साल पहले हमारे उलमा जो मदरसे में पढ़ाते थे, उन्होंने इस चीज का इन्वेंशन किया है, उन्होंने इस चीज का इजाद किया है। मेरे दोस्तों, ये जो कंप्यूटर है, ये जो मोबाइल लेके अभी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ये जो कंप्यूटर पीसी वगैरह जो होते हैं, इसमें एक चीज होती है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, इसके बगैर कोई मोबाइल नहीं बन सकता, कोई कंप्यूटर वजूद में नहीं आ सकता है। आपको मालूम है कि ये एल्गोरिदम जो चीज है, एल्गोरिदम जो मेथड है, ये जो चीज है, इसका इजाद करने वाला कौन है? मेरे दोस्तों, एल्गोरिदम का भी मूजिद और इन्वेंटर हमारे मुसलमान वही मूसा अल-ख़वारिज़मी है। मूसा अल-ख़वारिज़मी ने इस चीज को इजाद किया जिसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता, जिसके बगैर मोबाइल नहीं चल सकता। हमारे उलमा ने इजाद किया है आज से 700-800 साल पहले। मेरे दोस्तों, आप पढ़ेंगे मेडिकल की तालीम, एमबीबीएस करते हैं, जदीद साइंस, मॉडर्न साइंस, और ये जो एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है, इसका बेसिक किसने इजाद किया? आप तारीख पढ़िए, इब्ने सीना नामी एक शख्स मिलेगा, इब्ने सीना, उसने मेडिकल की तालीम इल्मे तिब को इजाद किया था। इब्ने सीना नाम है उनकी किताब अल-क़ानून फ़ी तिब है। अल-क़ानून फ़ी तिब ने बायोलॉजी के बहुत सारे मेथड को बयान किया है,
केमिस्ट्री के मेथड को बयान किया है, बायोलॉजिकल साइंस को बयान किया है, और ये किताब भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उतने ही साल तक चली है, 600 साल तक। मेरे दोस्तों, अभी इस किताब का नाम बदल दिया गया है, इसलिए कि हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, हम लोगों ने लिखना छोड़ दिया, अपने अजदाद की विरासत को फरामोश कर दिया। आज इस किताब का नाम बदलकर इस किताब का नाम रखा गया है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन, जो किताब पहले अल कानून फी तिब नाम था, उस किताब का नाम बदल दिया गया, इसलिए कि आप लोगों को मालूम नहीं, आप पढ़ते ही नहीं अपने आबा और अजदाद को। तो मेडिकल की तालीम का भी मूजिद हमारे मुसलमान उलमा थे, जिनका नाम इब्ने सीना था। ये जो आज जहाज में उड़ते हैं, जहाज तैयार हो गई, हवाई जहाज में हम सब उड़ते हैं और कहते हैं कि राइटर्स ब्रदर्स, जो अमेरिका के 2 भाई थे, उन लोगों ने मिलकर इजाद किया है 19वीं सदी में। नहीं मेरे दोस्तों, इसका भी मूजिद हमारे मुसलमान है, जिसका नाम अब्बास बिन फिरनास है। अब्बास बिन फिरनास ने हवाई जहाज का ग्लाइड उड़ाकर दिखाया था। दमिश्क की पहाड़ी पर चढ़कर वहां से ग्लाइड लगा के वो उड़ने की कोशिश की थी और 10 मिनट तक फलाह करते रहा था, उड़ते रहा था। 10 मिनट के बाद जब वो जमीन पर लैंडिंग करते हैं तो पीछे लंगर ना लगने की वजह से उसका प्लेन और ग्लाइडर जो होता है वो क्रैश कर जाता है और अब्बास बिन फरनास की मौत हो जाती है। मेरे दोस्तों, बेसिक तो हमारे उलमा किराम ने बहुत पहले ही दे दिया था। उसी फॉर्मूले को पढ़कर अमेरिका के 2 भाइयों ने मिलकर हवाई जहाज तैयार किया। आपके अजदाद और आपके आबा और अजदाद की ये विरासत है, ये मीरास है, आप पढ़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, स्टेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इब्ने सीना मेडिकल की तालीम को ईजाद किया। हवाई जहाज का फॉर्मूला सबसे पहले हमारे उलमा, जिनका नाम अब्बास बिन फिरनास है, उन्होंने दिया था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका मूजिद हमारे मुसलमान हैं। आज से 700 साल पहले हमारे मदरसे में जो तालीम दी जाती थी, तो एक ही दरसगाह में हमारे एक ही आलिम इल्मे तिब भी पढ़ाते थे, फिक्र भी पढ़ाते थे, तफसीर भी पढ़ाते थे, नहव भी पढ़ाते थे, सर्फ भी पढ़ाते थे वहां। और उस जमाने के उलमाए किराम में इल्मे तिब के साथ ज्योमेट्री का भी इल्म होता था, केमिस्ट्री का भी इल्म होता था, लाइफ साइंस का भी इल्म होता था, फिजिक्स का भी इल्म होता था। इन तमाम जियोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इन तमाम किताबों को एक ही दरसगाह में हमारे उलमाए किराम पढ़ाते। माशाअल्लाह, हमारे उलमाए किराम इन चीजों को पढ़ाया करते थे। आज क्या हाल हो गया, आज क्या हो गया कि हम ज़बो हाली के शिकार हो गए। आज क्या बात है कि हम नफ्सी के आलम में जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, जरूरत है कि हम हालत को बदलने की कोशिश करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। आप अपने आप को जब तक नहीं बदलेंगे, अल्लाह की तरफ से भी ये तौफीक नहीं होगी कि आपकी हालत बदल जाए। इसलिए आपको सोचना है, आपको अपनी हालत बदलनी है, अपनी कैफियत बदलनी है, अपने तरीके को बदलना है। मदरसे के जो असातिज़ा हैं वो तो कमा हक़्क़हू पढ़ा रहे हैं। आपने जिस काम के लिए उनकी बहाली मदरसे में किए हैं, फ़िक़्ह पढ़ाने के लिए वो फ़िक़्ह पढ़ा रहे हैं, नहव पढ़ाने के लिए नहव पढ़ा रहे हैं, सर्फ पढ़ाने के लिए सर्फ पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ाने के लिए आपने उनकी बहाली की है, हदीस पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, एक शोबा और एक डिपार्टमेंट हमारा छूट जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे नाकाम हो रहे हैं, हमारे बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, कमेटियों को चाहिए कि मदरसे के हालात को बदलने की कोशिश करें, मदरसे के निसाब में तब्दीली लाने की कोशिश करें, सिलेबस में चेंजिंग लाने की कोशिश करें। चेंजिंग लाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आप चंद घंटियां, चंद क्लासेस आप इजाफा कर दें। एक क्लास मैथ का रख दें, इल्मे रियाजी का रख दें, एक क्लास आप साइंस डिपार्टमेंट के लिए रख दें, एक क्लास आप सोशल
के लिए रख दें। मेरे दोस्तों यकीन जाने 10 साल अगर इसी तरह से हम अपने मदरसे में तालीम देंगे तो एक जमाना ऐसा आएगा कि दाढ़ी रख के वो किसी वीडियो ऑफिस में वीडियो कहलाएंगे, दाढ़ी और सर पे टोपी रखे डीएम कहलाएंगे, दाढ़ी और टोपी रखे एसपी कहलाएंगे, दाढ़ी और टोपी रखे डॉक्टर कहलाएंगे। लेकिन अगर हम अपने मदरसे के निज़ाम में तब्दीली नहीं लाया और चेंजिंग नहीं लाया तो यकीन जाने गवर्नमेंट जब बदल जाएगी तो यकीन जाने जैसे यूपी की हालत अभी है वही हालत हमारे बंगाल की भी होगी। इसलिए अपने हालत को बदलने की कोशिश करें और कमेटियों को चाहिए कि वो मदरसे में मास्टरों की भी बहाली करे, लाइफ साइंस पढ़ाने वालों की भी बहाली करे, फिजिक्स पढ़ाने वालों की भी बहाली करे, रियाजी पढ़ाने वालों की भी बहाली करे। सिर्फ 2 से 3 घंटियां पढ़ा दे, सिर्फ 2 से 3 घंटियां अगर बढ़ा देते हैं, 1.5 से 2 घंटे और अगर बढ़ा देते हैं तो यकीन जाने हमारे मदरसे के बच्चे हर फील्ड में नजर आएंगे और हर जगह कामयाबी और कामयानी मिलेगी। इसलिए आप सभी हजरात से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को तालीम दें, अच्छी तालीम देने की कोशिश करें। मैं अपनी बात को यहीं से खत्म कर रहा हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।